एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे जो प्राइमरी एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या इसका नेचर क्या है, क्या इसके कॉजेज़ हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई गई हैं कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान और DPEP प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भी शुरुआत की है और मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बच्चों को फ्री बुक्स भी अवेलेबल कराई जा रही हैं और लेकिन इसके बाद भी यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्राइमरी एजुकेशन में। तो प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन के लिए जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, इसको हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अभी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल किए जा चुके हैं बीएड के, अब जल्दी ही डेट शीट भी शायद आ जाएगी, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है अपनी। तो हम देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन, जिसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन भी कह सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन कौन सी क्लास तक की बात की जा रही है। जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, आप वर्धा शिक्षा योजना जो हमने डाली थी उसमें ही बताया था कि जो 1937 में ये वर्धा सम्मेलन हुआ था उसमें भी गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना को प्रेजेंट किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके जो क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का उन्होंने रिजोल्यूशन रखा था और साथ में कहा था कि जो भी एजुकेशन है वो किसी न किसी हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से दी जाए। और तभी से हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन को 1 to 8 तक की जो बेसिक माना जाने लगा कि 1 to 8 तक की एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है। और आगे जाके फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई आपकी। बहुत हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं इसको कि लोअर प्राइमरी एजुकेशन और सीनियर प्राइमरी एजुकेशन। जो लोअर प्राइमरी एजुकेशन यानी कि निम्न प्राथमिक कक्षा क्लास 1 to 5 तक और अपर प्राइमरी 6 to 8 तक। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसकी भी जो 45 आर्टिकल है उसमें भी कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर ही 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ये ऑब्जेक्टिव रखा जाए। तो बात तो 1937 से की जा रही है, उसके बाद हमारा जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये रख दिया गया, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन सभी को नहीं दी जा पा रही है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा। तो जो यूनिवर्सलाइजेशन है इसका मतलब है कि सार्वभौमिकरण, यानी कि सभी के लिए एजुकेशन की बात की जा रही है कि सभी को एजुकेशन दी जाए और जो भी 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। बात तो की गई है लेकिन फिर भी 100% बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं और यदि ले भी लेते हैं तो उसमें रुके नहीं रहते हैं, मतलब नहीं रहते हैं, बीच में अपनी स्टडी को बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल में वो पास नहीं कर पाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं यूनिवर्सलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे 100% अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि 100% सुविधा बच्चे को मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, यानी कि जो क्लास 1 to 8 तक में आने वाले बच्चे हैं, उनको एजुकेशन एक्सेस होनी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अब आपको ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये चारों पॉइंट्स ही ध्यान रखने हैं। इसमें आपको नेचर लिखना है तो इसी के बिहाफ पर लिखोगे, आप कॉजेज़ लिखोगे तब भी इसी के बिहाफ पर कॉजेज़ लिखोगे कि भाई इसका कॉजेज़ क्या है, इसका कॉजेज़ क्या है, और जब रेमेडी देंगे तब भी इसके अकॉर्डिंग ही रेमेडी देंगे। तो हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट आपको पूरी क्लियरली पता भी होने चाहिए, आपको लर्न भी होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कि सभी को 100% जो है एजुकेशन मिलने के लिए बात कर रहे हैं कि 1 to 8 तक के जो बच्चे हैं उनको एक्सेस होना चाहिए। नेक्स्ट है 100% एनरोलमेंट और यूनिवर्सल एनरोलमेंट, 100% नामांकन या सार्वभौमिक नामांकन। जो 6 to 14 ईयर्स वाली एज के स्टूडेंट हैं, क्लास 1 to 8 वाले बच्चे हैं, उन सभी को एनरोल्ड होना चाहिए। मतलब 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं सभी को एनरोल होना चाहिए, कोई भी एनरोलमेंट से छूटना नहीं चाहिए। 100% बच्चों को हमें यहाँ पर एनरोल करना है। अब हमने यहाँ एनरोल तो कर लिया लेकिन यहाँ उनका रिटेंशन भी होना चाहिए, वो बने भी रहें।
मतलब जो 100% डिटेंशन और यूनिवर्सल डिटेंशन, मतलब जो 100% बच्चे हैं उनको स्कूल में, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रोके रखे। स्कूल में रोके रखने का मतलब है कि वहाँ वो क्लास 8 तक पास आउट जरूर करें, वहाँ से वो बीच में छोड़ के ना जाएं, किसी भी कंडीशन में वो जो है स्कूल को छोड़े ना। जैसे कि जो एनसीएफ है, उस एनसीएफ ने भी ये कहा है कि जो हमारा करिकुलम है उसे हमें बाहरी ज्ञान से जोड़ना है, जिससे कि बच्चे जो है बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, वो स्कूल को छोड़ के बीच में ना जाए। तो इसका मतलब है कि 100% रिटेंशन होना चाहिए, बच्चे को वहाँ रोके रखना है जब तक कि वो 8th क्लास पास आउट नहीं कर लेता है। उसके बाद है 100% सक्सेस और यूनिवर्सल अचीवमेंट, यानी कि 100% सफलता। या इसका मतलब ये है कि 100% जितने बच्चों ने एनरोलमेंट हुआ जिनका, उन बच्चों को क्लास 8 जो है पास आउट कराना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 100% बच्चा क्लास 8 को पास होकर के निकले। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे एनरोल हो जाते हैं लेकिन वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं, उन रीज़न को हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। कि मान लीजिए कि कोई फार्मर के बच्चे हैं, तो वो फार्मर ये सोचते हैं कि चलो हम बच्चों को अपने साथ ले जाएं काम कराने के लिए, और या अकेले हम यदि हमें शाम तक वहाँ पर काम है, बच्चा स्कूल से जल्दी आ जाएगा, वो घर में कैसे रुकेगा। तो वो बहुत सारे ऐसे, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से एनरोल तो बच्चे हो जाते हैं लेकिन वो उनका रिटेंशन नहीं होता है, या फिर वो बीच में किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये तो हमारा मीनिंग हो गया इसका। अब इसका देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का नेचर क्या है, कि ये प्रॉब्लम क्यों है कि एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, प्रॉब्लम इज़ टू मेक एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8 यूनिवर्सल। आपको मैंने भी कहा है कि ये याद रखना, यूनिवर्सल एक्सिस पहला आपका ये है पॉइंट ऑफ व्यू, एस्पेक्ट दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ आपका। तो फर्स्ट क्या है कि जो है सभी बच्चों के लिए एजुकेशन को एक्सेसिबल कराना, सभी के लिए अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, सभी के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन इतनी स्प्रेड हो रही है, जल्दी बढ़ रही है, और जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग स्कूल इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो जिससे कि हम 100% एक्सेस नहीं हो पा रहा है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट है कि एनरोलमेंट का, कि सभी को एनरोल कराना है। 6 to 14 ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं उन्हें क्या कराना है, एनरोल कराना है। लेकिन कहीं कहीं पर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है। वहाँ पर कहीं कहीं पर तो ऐसा क्या है कि भाई वहाँ पर बहुत रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, और यदि स्कूल्स हैं तो बहुत दूर हैं, वो स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं, और जहाँ पर स्कूल हैं तो वहाँ पर बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और यदि एडमिशन ले भी लेते हैं तो पेरेंट्स उनको स्कूल भेजते नहीं हैं। भाई एनरोल तो करा दिया, लेकिन पेरेंट्स फिर क्या सोचते हैं कि उन्हें कोई अपना काम करना है, कोई मजदूरी कर रहा है तो बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं वो, और कुछ फार्मर्स हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। कुछ क्या है कि जो घर में जो मेड काम करती हैं वो भी अपने बच्चों को साथ ले जाती हैं। तो इस तरह से क्या है कि पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है कि हमें अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है उसको लेना है। तो कहीं कहीं पर वो भी जो है इस तरह से एजुकेशन में एनरोलमेंट भी नहीं हो पा रहा है। थर्ड इसका क्या है, 100% डिटेंशन। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यदि एनरोल हो गया, मान लीजिए बच्चे ने एनरोलमेंट हो गया, लेकिन उसका रिटेंशन नहीं होता है, वो बीच में पढ़ाई छोड़ देता है ना। अब यहाँ पर क्या है, उसे हमें छोड़ने से रोकना है कि वो पढ़ाई को बीच में से छोड़े नहीं। जब तक उसकी 8th क्लास पास नहीं हो जाती तब तक वो अपनी जो स्टडी है उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। और यदि हम देखते हैं कि जो हमारा 2010 का डाटा है वो ये कहता है कि क्लास 1 टू क्लास 8 तक ड्रॉप आउट जो रेट है वो 45% है। इसका मतलब है कि जो क्लास 1 में एनरोल बच्चा होता है केवल उसमें से 55% ही जो 9th क्लास में जा पाते हैं, मतलब 8th क्लास 55% बच्चे ही पास कर लेते हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है, वेस्टेज कहा जाता है। मतलब इसको हम वेस्टेज कहते हैं। इसका भी एक पूरा वीडियो बना हुआ है वेस्टेज स्टैग्नेशन का, उसको आपको ज़रूर देख लेना है। उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेस्टेज क्या है, स्टैग्नेशन क्या है। इसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ कि 100% क्या है, सक्सेस मिलना चाहिए बच्चे को, कि बच्चा क्या है बीच में पढ़ाई को छोड़े ना, है ना। और यदि वो अपनी पढ़ाई को
पूरी किए बिना छोड़ देता है तो इसका मतलब क्या है, स्टैग्नेशन हो रहा है, ठहराव हो रहा है, अवरोधन हो रहा है। तो यहाँ पर 6 to 14 ईयर्स के जितने बच्चे हैं सभी को प्राइमरी एजुकेशन को पूरी कराना यानी क्लास 8 पास आउट कराना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो हमारा 2010 का डेटा है वो ये कहता है कि केवल 25% जो बच्चे हैं वो ही इस टाइम पीरियड में करिकुलम को पूरा कर पाते हैं। वे प्राइमरी एजुकेशन के क्लास 8 के करिकुलम को जो 8 से ज़्यादा साल में पूरा करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि एक साल में वो एक क्लास को एक साल में पार नहीं कर पाते। हालांकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का है कि बच्चे को किसी भी तरह से हमें फेल नहीं करना है, उसे आगे बढ़ा देना है ना। लेकिन फिर यदि उसको एक क्लास में बार बार वो रुका रहता है तो इसका मतलब क्या है कि पास नहीं हो पाता है, इसका मतलब उसका स्टैग्नेशन हो रहा है। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं, क्या कॉजेज हैं। कॉजेज भी हम उस तरह से ही लेके चलेंगे कि पहला क्या था हमारा 100% एक्सेसिबल था, है ना, कि पूरा करना है हमें, एक्सेसिबल होना चाहिए, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चों को। लेकिन फिर भी क्या है कि वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए रीज़न क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज की कमी है। जो हमारी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो क्या है कि एजुकेशन पर जो खर्चा है वो बहुत कम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि जो भी जब कोठारी कमीशन आया था, कोठारी कमीशन ने भी कहा था कि 6% जो है गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए एजुकेशन पर। फिर उसके बाद 1986 की पॉलिसी आई, उसने भी 6% कहा। अब 2020 की पॉलिसी आई है, उसमें भी ये कहा है कि 6% खर्च होना चाहिए। इसका मतलब कब से रिकमेंड होता आ रहा है, लेकिन एजुकेशन पर कितना खर्च हो रहा है, 4% के आसपास ही हमारी गवर्नमेंट खर्च कर पा रही है, जो कि बहुत कम है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो पब्लिक जो कॉर्पोरेशन, इसका भी कहीं ना कहीं पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कॉर्पोरेट भी नहीं करती है। और यदि जैसे कि वो प्राइवेट स्कूल खुले भी हुए हैं तो प्राइवेट स्कूल जो खोलता है वो क्या सोचते हैं कि हमें जो है यहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन का जो भी सिचुएशन होनी चाहिए वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए मोटी मोटी फीस वसूल की जाती है। हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि इस स्कूल ने इतनी फ़ीस बढ़ा दी, इस स्कूल ने इतनी फ़ीस बढ़ा दी। हालांकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल में ये फ्री प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट है जोग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थितियाँ। अब जैसे कि बहुत दूर दराज एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, कहीं पर हिली एरियाज़ हैं या रेगिस्तान वाले हैं जहाँ पर छोटी छोटी बस्तियों में वो स्कूल जो इस्टेब्लिश करना या उनको चलाना ये बहुत मतलब एक इजी टास्क नहीं है, बहुत टफ टास्क है। दूसरा है फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट कि जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से हम स्कूल को नहीं खोल पा रहे हैं। मतलब डिमांड तो ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो ये रीज़न है। दूसरा है सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, 100% एनरोलमेंट। अब 100% एनरोलमेंट भी नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या है, रीज़न क्या है, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब गवर्नमेंट ने 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी लाया, इम्प्लीमेंट किया इसको, लेकिन इसको भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से नहीं किया गया है, उतनी कड़ाई से इसको लागू नहीं किया गया है। भाई एक्ट तो बना दिया गया है लेकिन इसको अप्लाई इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं किया गया। इसलिए क्या है कि हम बच्चों का एनरोलमेंट 100% एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है। आप आज भी देख सकते हैं कि आप घरों में जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ काम कर रहे हैं। और फार्मर्स आप देख सकते हैं, फार्मर्स के बच्चे भी खेतों में जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मतलब एक ये है कि इन लोगों का रेशो ज़्यादा है जो वेजेस करते हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं। आपको देखोगे प्रेस वाले का जो बच्चा होता है, प्रेस वो लेके आता है, कपड़े घरों से लेने जाता है, वहीं फिर वापस देने भी जाएगा। यदि वो एनरोल भी हो गया है स्कूल में तो क्या है वो स्कूल जाएगा नहीं, या फिर किसी वजह से वो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, वो अपने फादर के साथ ही काम करा रहा होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एनरोलमेंट भी 100% नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे। उसके बाद है स्कूल आर डिवॉइड ऑफ रिसोर्सेज एंड दे आर डल एंड अनअट्रैक्टिव। मतलब इंटरेक्टिव क्लासेस भी नहीं होती हैं, और जो टीचर्स हैं वो ऑनेस्टली भी अपने काम को नहीं करते हैं, और टीचर्स की जो लैक ऑफ टीचर्स भी है, टीचर्स की भी कमी है स्कूल्स में। और यदि टीचर्स हैं भी तो वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और प्रेजेंट नहीं होते हैं, और साथ साथ में जो उनके जो स्टूडेंट हैं उनके एनरोलमेंट के लिए भी इतने वो एफ़र्ट नहीं करते हैं, टीचर्स की तरफ से वो एफ़र्ट नहीं होता है कि वो बच्चों का एनरोलमेंट करा पाएँ। नेक्स्ट है पॉवर्टी।
ये तो जो भी पुअर फैमिली के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ काम कराने में जो बिज़ी रहते हैं। और नेक्स्ट है इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस। और नेक्स्ट है इसका कि जो हमारे फैमिलीज़ हैं, जो फैमिली पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो बैकवर्ड एरियाज से हैं, वो फिर उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि वो एजुकेशन के प्रति अवेयर ही नहीं हैं। अब थर्ड एस्पेक्ट क्या है कि 100% रिटेंशन। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए एनरोलमेंट तो हो गया लेकिन बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ड्रॉप आउट भी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक्ट जो है इसको भी स्ट्रिक्टली फॉलोअप नहीं किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। स्कूल में भी बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, टीचिंग एड से टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। और जो टीचर्स हैं उतनी ऑनेस्टली से नहीं पढ़ाते हैं। और साथ साथ में जो उनका करिकुलम है वो करिकुलम भी इतना इंटरैक्टिव करिकुलम नहीं है। और उसमें कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों को नया देने का प्रयास नहीं करते हैं, बुकिश नॉलेज पर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, जिससे कि क्या है कि बच्चे बीच में से ही उनका मतलब पढ़ाई को अपना वो छोड़ देते हैं। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी लूज़ है। पॉवर्टी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब वही हैं। इसके बाद है आपका फोर्थ है और लास्ट कि प्रॉब्लम इज़ टू एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू 100% चिल्ड्रन विद इन द जो टाइम पीरियड है हमारा कि 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चे वो सभी क्या हैं 1st to 8th तक क्लास को कंप्लीट कर लें, लेकिन वो सभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी क्या है जो करिकुलम इंटरैक्टिव करिकुलम नहीं है, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी जाती बच्चे को, थ्योरेटिकल एजुकेशन दी जाती है। और स्कूल्स में फर्नीचर अवेलेबल नहीं है, टीचिंग एड्स के थ्रू टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। और टीचर्स भी इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको लर्निंग बाय डूइंग नहीं सिखाते हैं, या फिर उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं करते हैं टीचर्स। और जो पेरेंट्स हैं उनका भी अवेयर नहीं है वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। और उसके बाद क्या है कि जो लैक ऑफ डिवोशन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स देयर एजुकेशन, बच्चे भी इतना इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं, बच्चों का भी एजुकेशन के लिए डिवोशन नहीं है। और जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो भी परफेक्ट नहीं है, जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है या इवैल्यूएशन सिस्टम है वो भी परफेक्ट नहीं है। ये होगा इसके रीज़न। अब देखते हैं कि इसके लिए रेमेडी क्या हो सकते हैं। अब रेमेडी के लिए जो हमने देखे थे ये फर्स्ट जो एस्पेक्ट था, इस एस्पेक्ट्स को ही हम लेके चलेंगे। 4 एस्पेक्ट्स हैं इसके, है ना। तो हालांकि इस रेमेडी के लिए क्या किया गया है कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। 1994 में DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एजुकेशन जो था इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया, लेकिन फिर भी हम इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए। सबसे पहला वाला हम एस्पेक्ट लेंगे। पहला एस्पेक्ट कौन सा था? अब तक आपको याद हो गया होगा शायद कि एक्सेस होना एजुकेशन का। तो इसके लिए क्या देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या था, लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात की थी। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर रिसोर्सेज को बढ़ाना है। जो हमारा एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से बजट होता है उस बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे 6% कहा जा रहा है तो कम से कम 6% तो खर्च करना ही चाहिए। और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल को अवेलेबल कराया जाना चाहिए। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ये देखे कि प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए जो भी प्लानिंग बनाई जाती है उस प्लानिंग को उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो भी अमाउंट उसके लिए फंड दिया जाए उसको सही तरह से मतलब एजुकेशन पर ही खर्च करना चाहिए। और जो भी दूर दराज वाले एरियाज़ में हैं वहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर उसकी नीड है वहाँ पर। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी जिम्मेदारी है कि हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा हमारा एस्पेक्ट क्या है कि 100% एनरोलमेंट। अब एनरोलमेंट के लिए क्या है कि हालांकि जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में प्राइमरी स्कूल और 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में अपर प्राइमरी स्कूल जो है की बात की गई है वो अवेलेबल कराए जाने चाहिए। और जहाँ पर स्कूल में बच्चे एडमिशन कराने पर मतलब उनको कुछ ऐसा उनके लिए किया जाए कि यदि सब बच्चे एडमिशन कराते हैं तो उनको कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिससे कि जैसे मिड डे मील का आया है ना, तो मिड डे मील आने से कुछ ना कुछ एनरोलमेंट ज़रूर बढ़ा। तो इस तरह से कुछ उनके लिए किया जाए। और टीचर्स की भी जिम्मेदारी हो कि वो इंडिविजुअल एफर्ट से इंडिविजुअल कम्युनिकेट करके
पेरेंट्स से उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट करें। और एनरोलमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए बच्चों को जो है फ्री बुक्स दी जा सकती हैं। मिड डे मील तो चल ही रहा है, उस मिड डे मील को भी और अच्छी तरह से ऑनेस्टली चलाया जाए। और एजुकेशन का एक्सपेंशन जहाँ तक हो उस एजुकेशन के एक्सपेंशन को करना चाहिए। अब हमारा थर्ड क्या था एस्पेक्ट? थर्ड है 100% रिटेंशन। अब जो हमारी ये प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है, इन्हीं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही हमें उसको रेमेडी को देना है। अब हमें क्या करना है? स्कूल में रोके रखना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी, ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था कि भाई ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, टीचिंग एड होने चाहिए, बच्चों को टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो भी फंड आता है उस फंड को वही उसी पर ही यूज़ करना चाहिए। और टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना चाहिए, टीचर की क्या अकाउंटेबिलिटी है। और करिकुलम को कुछ लिमिटेड कर दिया जाए, बैक के बर्डन को कम किया जाए। या जैसे कि यशपाल कमेटी ने कहा था कि जो हमारी एजुकेशन है उस एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में बैक का बर्डन बहुत बढ़ रहा है, इस बोझ को कम करना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा लूज है यहाँ पर, इसको एक्टिव करना होगा, है ना। और जितने जो भी पेरेंट्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस लानी होगी। और सोसाइटी की जो बैकवर्डनेस है इसको दूर करने के लिए एडल्ट एजुकेशन है, उस एडल्ट एजुकेशन को भी हमें स्पीड देनी होगी। और नेक्स्ट इसका क्या था? फोर्थ है ये एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कि सभी एजुकेशन को पूरा करें उसी टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत। तो इसके लिए क्या है कि क्या हम स्टेप ले सकते हैं? जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं सुधार किया जाना चाहिए। और टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर दिया जाए, वो टीचर अकाउंटेबल हो, उसकी जवाबदेही हो, वो जवाब दे सके कि बच्चे जो हैं पूरी एजुकेशन 1st to 8th तक क्यों नहीं ले पा रहे हैं। यदि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चे को बीच में छोड़ रहे हैं, पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, तो जो टीचर की भी जिम्मेदारी कि वो उनसे मिल करके बातचीत करके उनको समझाए, उन्हें बच्चों को भेजने के लिए तैयार करे। इसका मतलब है कि जो टीचर की जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स को भी वो जागरूक करें। और साथ साथ में जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताए कि क्या इम्पोर्टेंस है। और साथ ही उनकी जो कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम को अच्छी से समझे टीचर, उनके साथ सिंपैथी उसको होनी चाहिए। और जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है जो वो मतलब प्रॉपर वे में नहीं है, तो उसको भी क्या करना है? हमें उसमें सुधार करना है। हमें रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देना है, बच्चे के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है। स्किल्स बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। तो ये सारे इसके थे रेमेडी। तो ये आज के लिए आपको इतना ही। यहाँ पर हमने देख लिया है कि प्राइमरी एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके क्या कॉजेज़ हैं और उसके क्या रेमेडी हो सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर उस सजेशन को भी आप दे सकते हैं। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।